मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ई गवर्नेंस का, कौन सा पेपर होने वाला है? ई गवर्नेंस का जो पेपर होने वाला है आपके सामने, ई गवर्नेंस का, है ना। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इसको बोला जाता है आपके सामने। ई का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। ई गवर्नेंस, है ना। इसका आपके सामने मैं आपको पूरा का पूरा आपको बताऊं, ये एक पूरी पूरी मास्टर क्लास होने वाली है। ये जो क्लास होने वाली है, ये आपके सामने मास्टर क्लास होने वाली है। क्या होने वाली है? मास्टर क्लास होने वाली है। इसके अंदर आपके सामने अपन क्या है, पूरा का पूरा आपकी यूनिट फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी यूनिट होने वाली हैं, सारी की सारी यूनिटों को अपन क्या करेंगे भाई, रिवीजन होगा आपके सामने। आपका पूरा का पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी से आपके सामने लगभग पेपर है वो देखने को मिलेगा। आपका लगभग आपके सामने जो पेपर है वो इसी से देखने को मिलेगा। आपको तो बस क्या करना है, अच्छे से पूरा का पूरा है, ये क्लास है पूरी पूरी देख लेना आपको अच्छे से। साथ के साथ ये जो पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, ये जो मैं पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ, ये फ्री में मिल जाएगी आपको। क्या मिल जाएगी? फ्री में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? उसी बच्चे को मिलेगी जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा। क्या करेगा? चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये फ्री में पीडीएफ है उसको पढ़ लो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पे पहुंच जाना। फ्री में पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी ई गवर्नेंस के नाम से। चलिए शुरू करते हैं अपन आपके सामने क्लास को। पहला प्रश्न है, ई शासन का अर्थ, आवश्यकताओं व उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ई शासन क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, उसकी क्या आवश्यकताएं होती है, उसकी क्या उद्देश्य होते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे। जो ई शासन होता है, क्या होता है आपके सामने, जो आपका ई शासन होता है, ई शासन, ई गवर्नेंस का अर्थ होता है सभी सरकारी कार्य। देखो सीधा के सीधी शब्द मैं पहले ना आपको डेफिनेशन से समझा देता हूं। जहां पर ई शब्द जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? जहां पर ई शब्द जुड़ जाए, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक शब्द जुड़ जाए, जिसका अर्थ साफ साफ यही होता है कि कहीं ना कहीं कोई भी कार्य वो इंटरनेट से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा भाई? इंटरनेट से जुड़ा होगा। तभी आपके सामने क्या है, ये शब्द वो देखने को मिलता है। जैसे ईमेल हो गया, ई कॉमर्स हो गया, है ना। ये सारी की सारी चीजें हैं वो इंटरनेट से जुड़ी होती है। समझ में आ गया? तो आगे क्या? गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब शासन, कि कोई ना कोई शासन है, शासन करने का तरीका वो कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, उसी को ई शासन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले अपन परिभाषा को देखें। सरकारी सूचनाएं, कोई भी प्रकार की सरकारी सूचना हो गई, चाहे योजना हो गई, चाहे सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, व्यवसाय व अन्य सरकारी विभागों तक पहुंचाने के लिए आईटी का प्रयोग करना। किसका? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, मतलब इंटरनेट का प्रयोग करना। क्या कहलाता है? ई शासन कहलाता है। जैसे कि अब आपका MDU यूनिवर्सिटी के पेपर है ना, उसका टाइम टेबल है, वो क्या आपके सामने कैसे पता चला था आपको? वो आपको पता चला था किसके माध्यम से? आपको इंटरनेट पे जो वेबसाइट है एमडीएस यूनिवर्सिटी की, उस पर डाल दिया और आपने डाउनलोड करके देख लिया आपका पेपर कब कब होगा। समझ में आ गया ना, है ना। एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन मिले थे। छात्रवृत्ति का फॉर्म भी ऑनलाइन भरते हो, सरकार आपको छात्रवृत्ति आपके बैंक अकाउंट में डाल देती है। समझ में आ गया? चलो ये तो स्टूडेंट हो गए। अब मैं आपको सरकारी नौकरी लगा देता हूं। क्या कर देता हूं? आपको सरकारी जॉब लगा देता हूं। आप बन गए टीचर। क्या बन गए? टीचर बन गए। अब शिक्षा विभाग का, क्या, कौन से विभाग का भाई? अगर शिक्षा विभाग का कोई भी आपके सामने नोटिस आएगा, वो क्या तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा या साला दर्पण पे आएगा? सबसे पहले कहां पर आएगा? साला दर्पण पे आएगा। समझ में आ गया? या फिर आपके सामने SSOID, जो SSOID है उस पर अलग अलग प्रकार के पोर्टल है, वहां पर अलग अलग प्रकार की सरकार की योजना है, जन आधार की योजना है, आयुष्मान भारत की योजना है, कोई भी सरकारी योजना है ना। किसान क्रेडिट कार्ड का आपके सामने कोई योजना का फायदा लेना होता है तो वहां पे आप सरकार में देखते हो। तो जितनी भी सरकारी कामकाज है उसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाता है। किसके माध्यम से? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा जाता है, इंटरनेट के माध्यम से। उसी को ई गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। जिसमें जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग करना क्या किया जाता है, जिसमें क्या सारी चीजें किससे जुड़ी रहती हैं? इंटरनेट से। किससे जुड़ी रहती हैं भाई? इंटरनेट से आपके सामने जुड़ी रहती हैं। चाहे आपके सामने कंप्यूटर से जुड़ी हो, चाहे मोबाइल से जुड़ी हो। आप ये क्लास ले रहे हो, किस पे ले रहे हो? अपने मोबाइल पे ले रहे हो, वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। इसका मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य स्मार्ट, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम करना। स्मार्ट क्या है? SMART, एक फुल फॉर्म है। एस मतलब क्या? सिंपल। आप कोई भी फॉर्म भरो, क्या करो, आप कोई भी फॉर्म भरते हो आपके सामने, है ना, वो या कोई भी वेबसाइट या कोई भी वीडियो देख रहे हो तो उसको कैसा देखना पसंद करोगे? जो आसान भाषा में हो।
आसानी से चीजें समझ में आ जाए। तो पहला चीज क्या है, सरकारी पोर्टल कोई भी बनाया जाता है वो ऐसा बनाया जाता है जो सिंपल हो, आपको कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सके। समझ में आ गया आपको? चलिए अगले वाला, एम की फुल फॉर्म होती है मोरल, MORL। इंटरनेट पे सरकारी सरकारी कामकाज या कोई जो अन्य कोई कामकाज है वो हो, तो वो भी कैसा होना चाहिए भाई, आपके सामने मोरल, मोरल मतलब नैतिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, नैतिक होना चाहिए। उसमें कैसे काम हो, नैतिक काम काज आपको देखने को मिलना चाहिए। कैसा देखने को मिले भाई, आपके सामने नैतिक कामकाज है वो देखने को मिलना चाहिए। अगली वाली डेफिनेशन है A4। क्या होता है आपके सामने A4? क्या आपके सामने A4 है आपका अकाउंटेबल, कि सरकार आपके सामने क्या होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए सरकार का। सरकार ने कोई योजना जारी की, जैसे आपने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा दिया, लेकिन छात्रवृत्ति आपके बैंक अकाउंट तक पहुंची या नहीं पहुंची, वो किसका काम है, सरकार का। सरकारी पोर्टल से कोई धोखाधड़ी नहीं हो, स्कैम नहीं हो, इसके प्रति उत्तरदायित्व किसका है, सरकार का। अकाउंटेबिलिटी, सही से चलना चाहिए पोर्टेबल पोर्टल, किसका काम है, सरकार का। A4 अकाउंटेबल होता है फुल फॉर्म, समझ में आ गई। चलिए R4, आर मीन्स, आर मीन्स क्या होता है भाई आपके सामने, आर की फुल फॉर्म क्या होगी, आर की फुल फॉर्म होती है आपके सामने रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव 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 का अर्थ होता है सरकार के द्वारा या कोई भी जनता के लिए कोई उद्देश्य के लिए अगर कोई पोर्टल या कोई भी योजना बनाई गई है, उसका भाई रिस्पॉन्सिव, जनता को पता होना भी चाहिए और वो सही से काम भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सही से काम भी करना चाहिए। चलिए अगले वाले की बात करें, T4 क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। मतलब इस प्रकार का सरकार कोई भी पोर्टल या कोई भी जनता के लिए काम करे, वो इस प्रकार से करे, उसमें ना कोई भ्रष्टाचार होना चाहिए, ना कोई गलत काम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। कैसा सिस्टम होना चाहिए भाई, ट्रांसपेरेंट। कैसा, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम वो होना चाहिए। समझ में आ गया, ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपका होना चाहिए। तो ये चीजें आपको सारी की सारी चीजें करनी होती हैं पूरी की पूरी शासन प्रणाली में। इस शासन की आवश्यकता है, नीड क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी भाई आपके सामने सरकार को। पहला होता है दूरी और समय बचाने के लिए। अब राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जैसलमेर जैसा जिला है, वहां आपके सामने 100 किलोमीटर दूर आपके सामने पंचायत समिति व तहसील देखने को मिलती है। तो लोग भाई आपके सामने परेशान हो जाते हैं, और वहां पर अगर अपना आप कोई भी काम करवाने के लिए गए, है ना, और जैसे आपने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए वहां पर गए, तो अब आपको लाइन में लगना पड़ गया 2 दिन के 2-3 दिन के लिए। तो 3 दिन के लिए आप 100 किलोमीटर के लिए जा रहे हो, वहां पर इतने साधन वगैरह भी नहीं देखने को मिलते हैं, तो लोग परेशान नहीं हो, लोगों का समय नहीं बचे, इस प्रकार से सरकार ऐसे काम करती है। तो इसी प्रकार से भाई सरकार क्या कर देती है, जैसे SSO ID बना दी, आपको कोई भी छात्रवृत्ति का फॉर्म भराना है, कोई लाइन में नहीं लगना है, कोई भी सरकारी कार्यालय में नहीं जाना है, घर जाओ और अपना फॉर्म है वो भर लो। समझ में आ गया। तो सरकारी जो विभाग होता है उसका काम आसान बनाने के लिए। भ्रष्टाचार पे रोक, बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है और ऑनलाइन भुगतान व डिजिटल रिकॉर्ड में जो रिश्वतखोरी कम हो जाती है। अब छात्रवृत्ति है ना, छात्रवृत्ति का फॉर्म आपने ऑनलाइन भराया, है ना, फिर क्या करें, जो सामने वाला अधिकारी उसको नहीं पता किसका फॉर्म है, कॉलेज वालों ने पास किया, फिर आपके सामने जो सरकारी कर्मचारी है, जो समाज कल्याण विभाग में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको क्या कर रहा है, पास कर रहा है कि ये सही हो रहा है गलत भरा है ना। और अगर यही काम अगर आपको ऑफलाइन कराना होता, तो वहां पर कोई बिचौलिया बैठा हुआ रहता, वो क्या कहता, मैं तेरा ना पहली बार में पास करवा दूंगा, मेरे को 500 का नोट नीचे से दे दे। होता ना ऐसा। तो यही है, ये भ्रष्टाचार जैसी चीजों पर भी रोक लगाने का काम करती हैं चीजें जो ऑनलाइन होती हैं वो। अगले वाला होता है पारदर्शिता। सरकारी फाइल, नियम व बजट बना जनता के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। आज के समय कोई भी चीज अगर आपको आपके सरपंच ने कितना रुपए, आपके घर के आगे सड़क बनी है उसको बनाने में कितना रुपए खर्च किया है, आपने RTI लगाओ, आपको पता चल जाएगा। क्या लगाओ, RTI लगाओ, तुरंत आपको पता चलेगा आपके गांव के सरपंच ने कितना रुपए खर्च किया। समझ में आ गया। हमारे विकास के लिए जो काम हो रहे हैं वो कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, उसका पता कर सकते हो। कौन सा नियम कायदा है उसका पता कर सकते हो। और जो बजट है, जो सरकार जो बजट लागू करती है, उसका भी बजट आपके सामने ऑनलाइन है, हर जगह उपलब्ध हो जाता है। तो जनता क्या है, जनता के सामने कि सरकार कहाँ कहाँ अपना पैसा खर्च कर रही है। कहीं जो जनता जो टैक्स के रूप में अपना पैसा दे रही है वो भ्रष्टाचार में तो खर्च नहीं हो रहा है, उन सब चीजों की जो ट्रांसपेरेंसी है वो देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है भाई, इन सब चीजों की जो ट्रांसपेरेंसी है वो देखने को मिलती है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, तीव्र निर्णय प्रक्रिया। फाइलों को डिजिटल होने के लिए सरकारी काम तेजी से होता है और लाल फीताशाही कम होती है। क्या होता है, वो जो जनता है ना, वो सरकारी अधिकारी, क्या जो ऑनलाइन काम होने से जो सरकारी अधिकारियों की जो पूछ है ना, जो उनके पीछे बेचारो आम जनता, भोली भाली जनता है जिसको ज्ञान नहीं है, उसको ये अधिकारी 15-15, 20-20 दिन अपने पीछे रुपए लेने के चक्कर में, भ्रष्टाचार करने के चक्कर में अपने पीछे भगाते रहते थे ना, वो अब कम हो गया है।
और कोई भी काम है वो तेजी से होने लगा है। क्या है? कोई भी काम है वो तेजी से होने लगा है, कोई भी काम है वो आपके सामने मजबूती व तेजी से होता है। समझ में आ गया? ऑनलाइन हो रहा है, घर बैठे लोगों ने काम कर दिया, सरकारी अधिकारी को तो वो सही है या दस्तावेज गलत, बस उतना ही जांच करना होता है। ई शासन के प्रमुख उद्देश्य क्या? ई शासन के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? पहला होता है आपके सामने नागरिक सशक्तिकरण करना। नागरिक सशक्तिकरण क्या होता है? नागरिकों को सूचना का अधिकार देकर उन्हें शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनाया गया। क्या किया गया? जो जनता है, क्या है? आम जनता आपके सामने, उसको आरटीआई का एक्ट दिया गया। कौन सा? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट क्या कहता है कि जनता है वो ये जान सकती है कि उसके द्वारा जो टैक्स का पैसा है वो सरकार कहां कहां पर खर्च कर रही है। समझ में आ गया? कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, या फिर सरकारी कोई नियम है जिसके बारे में जनता जनता को जानकारी नहीं है, वो भी नियम भी जान सकते हैं आरटीआई के द्वारा। समझ में आ गया? तो नागरिकों को जो सूचना का अधिकार दिया गया उसके माध्यम क्या है? अब जनता है, क्या है? जो जनता है वो भी आपके सामने जो सरकारी प्रक्रियाएं होती है, जो सरकारी कामकाज होता है, उससे जनता है वो भी जुड़ गई है। क्या हो गई है? जनता भी जुड़ गई है। तो जनता अब एम्पावर हो गई है। जनता क्या हो गई है? एम्पावरमेंट मिल गया है। जनता भी क्या हो गई? जागरूक होना अब शुरू हो गई है। अगले वाला पॉइंट है कुशल सेवा वितरण, सर्विस डिलीवरी। प्रमाण पत्र, आय, जाति, ट्रांसपोर्ट व राशन कार्ड जैसी सेवाएं तेजी से और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाती हैं। भाई आज के समय जो छोटी छोटी चीजें जैसे आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड जैसी सेवाएं आप क्या कर सकते हो? ई मित्र पे जाकर बनवा सकते हो। क्या कर सकते हो? ई मित्र पे जाकर बनवा सकते हो। पहले यही काम करवाने के लिए 5-5, 10-10 दिन आपको सरकारी अधिकारियों के कार्यालय में, कभी तहसीलदार के पास, कभी ग्राम सेवक के पास, कभी पटवारी के पास, कहीं कभी कहीं इस प्रकार से आपको घूमना पड़ता था। आजकल वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। कुशल सेवा का वितरण हो गया, सर्विस डिलीवरी है वो फास्ट हो गई है। अगले वाला पॉइंट है सरकारी लागत की कमी, कागज रहित काम। आजकल क्या है? पेपरलेस काम होता है। पेपर, एक तो भाई पेपरलेस काम होता है, इससे क्या होता है? एक तो कागज बचता है, कागज बचता है तो इससे क्या है? पेड़ों की कटाई कम होती है। एक तो फायदा ये है। दूसरा बात क्या है भाई? वो आज के समय कोई भी काम डिजिटल हो गया, तो कोई भी प्रकार का, अगर पहले क्या करते थे ये कर्मचारी भ्रष्टाचार कर देते थे और उन कागजों को जला देते थे या पानी में बहा देते थे और कहते थे वो तो कागज नष्ट हो गए। लेकिन आजकल तो सारी चीजें डिजिटल हैं, भ्रष्टाचार तो कर ही नहीं सकते आप। समझ में आ गया? साथ के साथ कागजों की खर्चा होता था आपके सामने, उसको देख रेख करने के लिए इतने सारे अधिकारी लोगों की जरूरत पड़ती थी, वो भी आपके सामने कम चाहिए होते हैं। तो सरकारी जो खर्च होता है उसमें भी कटौती देखने को मिलती है आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने बेहतर डाटा का प्रबंधन करना। क्या करना? बेहतर डाटा उसका प्रबंधन करना। नीतियां बनाने के लिए सटीक व वास्तविक समय रियल टाइम डाटा उपलब्ध है। मतलब भाई अगर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति उसने आधार कार्ड लगाया, क्या क्या? आधार कार्ड आपके सामने उसके द्वारा लगाया गया है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट में, और अधिकारी को अगर वेरीफाई करना है तो सीधा यूडीआई की वेबसाइट पे जाएगा। क्या जाएगा? यूडीआई की वेबसाइट पे जाएगा और वहां पर जाकर चेक कर लेगा इसने आधार कार्ड ये इसका सही है गलत है। समझ में आ गया? जन आधार कार्ड करना है, जन आधार कार्ड के पोर्टल पे जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज के समय कोई भी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको समय लगता ही नहीं है। तुरंत आपको जो जानकारी है वो रियल टाइम में, मतलब वास्तविक समय में, कैसे? रियल टाइम में आपको जो जानकारी है वो आपको मिल जाती है। जिस टाइम जरूरत पड़े उसी टाइम में आपको जानकारी वो मिल जाएगी। समझ में आ गया? नीतियां बनाने के लिए अगर सरकार अलग अलग प्रकार की जो नीतियां बना रही है उसमें भी सरकार को क्या जो डाटा चाहिए होता है वो भी मिल जाता है ऑनलाइन। भाई आज के समय पेपर लीक कितना बड़ा मामला था। क्या था? पेपर लीक बहुत बड़ा मामला था। उसमें डमी कैंडिडेट बैठ जाते थे। क्या होते थे? कोई जैसे पेपर, भाई पेपर आपका दे रहा हूं मैं, है ना, तो सरकार ने क्या गुट्ठे लगवाने शुरू कर दिए। बोले अब की बार अगर दूसरा आएगा ना तो तुरंत पकड़ा जाएगा। तो बेहतर डाटा का प्रबंधन भी इससे हो जाता है। रियल टाइम में आपके पास डाटा है वो उपलब्ध होता है। निष्कर्ष, ई शासन केवल कंप्यूटर लगाने तक सीमित नहीं रहा। आज के समय जो ई गवर्नेंस है, क्या है? जो ई गवर्नेंस है वो आपके सामने क्या है? जो सरकारी शासन होता है वो कंप्यूटर पर काम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी व्यवस्थाओं को जनता के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील बनाने के लिए किया गया है। क्या किया गया है? कि जो भी काम हो रहा है ना उसमें जनता की भागीदारी हो। कोई भी काम किया जा रहा है उसमें जनता की जो भागीदारी है वो देखने को मिले और जनता की भलाई के लिए फैसले हो। कैसे फैसले हो? जनता की भलाई के लिए फैसले देखने को। समझ में आ गया? ई शासन वाला पूरा का पूरा आपके सामने मैंने करवा दिया है। अगले वाले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं विस्तार से। भाई आपके सामने प्रश्न क्या है? ई शासन के महत्व के बारे में बताइए। क्या बताना आपके सामने कि ई शासन क्या होता है? क्या बताना आपको? ई शासन क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है? क्या महत्व होता है भाई ई शासन? अपन ने ई शासन को पढ़ लिया, लेकिन अब उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ई शासन होता है तो क्या होता है।
21वीं सदी में डिजिटल युग में ई सरकार, ई गवर्नेंस किसी भी देश की विकास के लिए वो प्रशासन की रीढ़ रीढ़ कहती है भाई। मतलब आज का जो आधुनिक सरकारें हैं, आधुनिक युग है, आधुनिक युग में जो ई सरकार होती है, क्या होती है, जो ई सरकार होती है वो कोई भी देश के विकास करने के लिए और प्रशासन को चलाने की रीढ़ की हड्डी है। क्या है, प्रशासन को चलाने की रीढ़ की हड्डी है। समझ में आ गया, प्रशासन को चलाने के लिए जो रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती है। क्यों, कोई भी तंत्र है, कोई भी चीज है, वो आपको सीधा का सीधा ऑनलाइन पोर्टल पर मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा, कोई भी जो ऑनलाइन पोर्टल है, क्या है, कोई भी जो आपके सामने ऑनलाइन पोर्टल है वहां पर ये चीजें मिल जाती है। यह पारंपरिक फाइल और बाबू की जो संस्कृति को बदलकर एक आधुनिक व तेज नागरिक प्रशासन आधारित प्रणाली हो गई है। मतलब पहले सरकारी अधिकारियों के पास सारी जानकारी रहते थे, कभी आपके भाई जो सरकारी कर्मचारी वो आया नहीं, छुट्टी पर है, कभी आपके सामने उसके मन में नहीं है, कभी चाय पीने के लिए गया है, कहीं रिश्तेदार की शादी में गया है। इस प्रकार का जो कल्चर था, जहां जनता है वो सरकारी अधिकारियों के आगे पीछे घूमती रहती थी, वो कल्चर अब धीरे धीरे खत्म होने लग गया है। क्या होने लग गया है, वो कल्चर अब धीरे धीरे खत्म होने लग गया है। और आज के समय किसका युग है भाई, तकनीक का युग है। किसका युग है, तकनीक का युग है। तो सरकार चलाने में भी, सरकार चलाने में भी अपने को क्या तकनीक का उपयोग करना होता है। और उस तकनीक में जो सरकारी तंत्र हो गया उसको इंटरनेट से जोड़ दिया गया, जिससे जो पुरानी फाइल व बाबू वाली जो संस्कृति हुआ करती थी वो कहीं पीछे छुटकर आज के समय आधुनिक, क्या, जो आधुनिक आपके सामने आधुनिक तेज और नागरिक आधारित जो शासन प्रणाली है वो उसको स्थापित कर दिया गया है। चलिए अगले वाले पॉइंट की बहुत बात करें। ई सरकार का महत्व, जो ई सरकार होती है क्या होती है, जो ई सरकार होती है उसका क्या महत्व है, क्या महत्व है भाई। पहला है कागज रहित प्रशासन, सबसे पहला है पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी काम हो रहा है ना आज के समय, उसमें कागज का उपयोग कम होता है। छात्रवृत्ति भराई, किसी चीज की जरूरत नहीं, टक 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 भर दी। गवर्नमेंट फॉर्म, सरकारी फॉर्म भरना है, टक टक गए कंप्यूटर पे भर दिया आपके सामने। समझ में आ गया, तो पेपर की जरूरत अब धीरे धीरे कम होने लग गई है। क्या होने लग गई है, पेपर की जरूरत अब आपके सामने। पहले सोचो, एक छात्रवृत्ति फॉर्म भराने के लिए आपके सामने 10 दिन तो आपको चक्कर काटने पड़ते है ना, और कम से कम 10 पन्नों का आपके सामने आपको फॉर्म भरना पड़ता। कभी आपको मार्कशीट की फोटो कॉपी, कभी जाति प्रमाण पत्र, मूल आय, आपके सामने खुद का वो जाति प्रमाण पत्र का छात्रवृत्ति का फॉर्म अलग से, इतनी चीजें होती। आज के समय किसी चीज की जरूरत नहीं, ऑनलाइन गए, अपने डॉक्यूमेंट चढ़ाए और फॉर्म भर गया। कितना कागज बच गया आज आपके समय। तो कागज रहित प्रशासन है उसका बहुत अधिक महत्व बढ़ने लग गया है। चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ अपन आगे बढ़े। आपके सामने क्या कहता है अगले वाला पॉइंट, ई ऑफिस क्या बनने लग गई है, ई ऑफिस खुलने लग गई है, जहां कोई भी आपके सामने आप क्या काम कर सकते हो, ई ऑफिस ऐप पर गए, वहां पे आपके सामने आपको पटवारी जी हैं, उससे संबंधित जो भी काम है वहां पे रिक्वेस्ट डाली, वो खुद चेक करके आपके बता देंगे। ई डिजी लॉकर, डिजी लॉकर पे क्या है, आपके जितने भी जो सरकारी कागज है ना, मार्कशीट हो गई, आपने कितनी पढ़ाई की, सब के सब, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आपकी 10वीं 12वीं जितनी भी मार्कशीट है कॉलेज की, सब की सब डिजी लॉकर पे आपके सामने उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे क्या है, लाखों टन कागज वो बचाया जा रहा है, जिससे केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं होती है बल्कि फाइलों को खोने व जलने का भी डर खत्म हो जाता है। भाई आप सरकार आपके सामने अगर डिजी लॉकर है ना, उससे धीरे धीरे चीजें सरकार कनेक्ट करती जा रही है। आगे आने वाले 5 से 10 सालों में सरकार आपको कोई किसी की भी मार्कशीट आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी, सबकी मार्कशीट आपको ऑनलाइन मिलेगी। कहां पर मिलेगी, डिजी लॉकर खोलो और वहां पर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। इससे पर्यावरण की भी रक्षा होती है। समझ में आ गया, क्यों, पेपर क्या किससे बनता है भाई, एक पेड़ से बनता है, वो पेड़ भी कटाई कम होगी और फाइलों को खोने या जलने का डर भी खत्म हो जाता है। क्यों, काफी बार सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करके क्या कह देते हैं, फाइल खो गई भाई, मिलेगी तब काम करेंगे। समझ में आ गया, तो इस प्रकार का डर है वो भी खत्म हो जाता है। पारदर्शिता और जवाबदेही, इस सरकार के कारण टेंडर प्रक्रिया, ई प्रोक्योरमेंट की भर्ती, सरकारी सरकारी भर्ती हो गई, सरकारी फंड का आवंटन ऑनलाइन होता है। आज के समय भाई छात्रवृत्ति आपके सामने सीधे आपके अकाउंट में आती है, और वैसे अगर कोई मान लो ऑफिस से लेकर आनी हो तो बिचौलिया बीच में आते पैसे तो वैसे खा जाएगा, खा जाएगा। सरकारी नौकरी में सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन तरीके से चलती हैं, पूरे तरीके से सीसीटीवी तरीके से, फिर भी बस थोड़ा बहुत लीक तो हो जाता है, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि ना हो। सरकारी कोई फंड दिया जा रहा है सरकार, तो वो भी अकाउंट में जाता है डायरेक्ट। पहले पेंशन आती थी ना, तो उसमें भी लोग क्या बीच में खा जाते थे, आज के समय डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में जाती है, भ्रष्टाचार खत्म। समझ में आ गया, इससे भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार कम होता है कि भाई तेरी जानकारी है उस ऑफिस में तो तेरा काम आ जाएगा, वरना तो तेरा काम नहीं होगा। तो ये भाई भतीजावाद की जो राजनीति है और भ्रष्टाचार है वो भी धीरे धीरे कम होता है।
आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति ने सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ाई है। और उसके साथ क्या है, आधार से संबंधित कोई भी काम करना है, अधिकारी को अगर काम पर आया नहीं आया, इसको आधार वेरिफिकेशन करो, हर चीज में आधार से जोड़ दिया गया है। फॉर्म भरते हो तब भी आधार का वेरिफिकेशन चाहिए होता है। इससे क्या होता है भाई आपकी, कि आप जो काम जो व्यक्ति करना चाहिए क्या वही कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बारे में पता चल रहा है। समझ में आ गया भाई। सरकारी काम पहले क्यों होया कर, तो भाई कोई प्रधान जी हो, प्रधान अगर महिला प्रधान बन गई तो उसका पति सारा काम देख लेता था, है ना, वही साइंस मार के बोले ले मौत तक काम। आज के टाइम ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ गया। पर मैं खुद को पूछना पड़ेगा उसको। तो यही है आज के समय भाई, हर चीज में जवाबदेही व जनता भी थोड़ी थोड़ी समझदार होती जा रही है। सीधा लाभ का स्थानांतरण करना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना, इसमें क्या होता है, यह ई सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पेंशन, स्कॉलरशिप, पीएम किसान योजना का पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। सरकार की अगर सबसे बड़ी उपलब्धियां देखने को मिले आज की सरकार की, तो यही है। सरकार क्या कर रही है, जो पैसा होता है ना, जो सरकारी फंड का पैसा है, वो सीधा जो व्यक्ति जिसको जरूरत है उसके खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है। क्या हो रहा है, उसके खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है। जैसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी पेंशन है, क्या है, उसकी पेंशन है, तो उसके खाते में डायरेक्ट आ रही है। किसी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप आ रही है तो डायरेक्ट खाते में आ रही है। और पीएम किसान योजना का पैसा है, जो किसानों को आपके सामने 2-2.5 हजार रुपए दिए जाते हैं, जो वो आपके सामने उनके खाते में आ जाता है। तो इससे जनता को यह लगता है कि भाई जो मेरा पैसा ना वो मेरे पास ही आ रहा है, कोई बिचौलिया बीच में पैसा नहीं खा रहा है, कोई सरकारी अधिकारी पैसे नहीं खा रहा है। समझ में आ गया। तो इससे जो अरबों रुपए का जो लीकेज होता था, अरबों रुपए का जो आपके सामने लेन देन में जो घोटाला होता था, वो अब घोटाला धीरे धीरे कम होने लग गया है। क्या होने लग गया है, कम होने लग गया है। लोगों को सीधा लाभ मिलता है आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है, व्यवसायों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जितने भी जो व्यवसाय होते हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना। ये सरकार ने जीएसटी पोर्टल, ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशन व सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से व्यापार को आसान बना दिया। आज के समय क्या है, पहले क्या हुआ करता था भैया, आपके सामने कोई भी बिजनेसमैन हुआ करता था, उसको बेचारे को एक आपके सामने अपना बिजनेस खोलने के लिए बहुत सारा समय लगता था। क्या लगता था, बहुत सारा समय लगता था। लेकिन आज के समय ऐसा नहीं है। आज के समय आप क्या कर सकते हो, सरकार ने अगर आपको टैक्स देना है तो सीधा जीएसटी भरो। जीएसटी भरोगे तो आपके सामने भैया आपका कहीं भी टैक्स, जो पहले 5-10 प्रकार के टैक्स लगते थे, उससे आपकी बचत हो गई। ऑनलाइन पोर्टल, अगर आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है, जीएसटी नंबर ले लो, बस हो जाएगा। सिंगल नंबर से बन रहा है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, मतलब अगर आपके सामने, अगर आपको अपना कोई जो व्यापार से संबंधित कोई काम करना है तो आप सिंगल तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भर के भी कर सकते हो। इससे क्या है, जो पहले जो विदेशी जो कंपनियां हुआ करती थी, उनको पता था कि भारत में काम करेंगे तो इतना लफड़ा है, इतना समय खराब कर देते हैं अलग अलग प्रकार के काम करवाने पर। तो जो विदेशी लोग हैं वो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन अब आसानी से हर चीज हो जाने के कारण वो लोग भी अब पैसा इन्वेस्ट करने की तरफ अपना विचार बनाने लगे हैं। समझ में आ गया। पहले भाई कोई आपके सामने कोई बिजनेस करने के लिए, अगर एक काम करवाने के लिए 100 कोई फॉर्म भरना पड़ता, आजकल उन सब चीजों से आपकी मुक्ति हो गई है। इससे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो अलग अलग प्रकार के व्यापारी हैं वो अपने काम करने पर प्रति समर्पित हो गए हैं। आपदा प्रबंधन और तत्काल राहत पहुंचाना। कोविड-19 महामारी के दौरान ई सरकार ने कोविशिन ऐप, आरोग्य सेतु जैसे ऑनलाइन शिक्षा दीक्षा पोर्टल के माध्यम से बड़ी राहत प्रदान की। और आज के समय क्या भाई, अरे चलो ये उदाहरण तो सही नहीं है। आज के समय मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बताऊं, 2-5 किलो गेहूं मिलता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से फ्री, गरीब व्यक्ति को मिलता है ना। गुट्ठे आपके सामने, पहले उसमें इतना भ्रष्टाचार होता था, वो आपके सामने जो डीलर हुआ करता था वो बीच में खा जाते थे। आज के समय क्या है भाई, आपके सामने आपका गुट्ठा लगाओ, है ना, आपका अंगूठा लगाओ, आधार कार्ड से वेरीफाई हो और ले जाओ, हो रहा है ना फायदा। उसके अलावा सरकार ने वैक्सीन बांटने के लिए कोवैक्सीन जैसे ऐप चलाए, जिसके माध्यम से क्या सरकारी तंत्र वो अच्छे से चला। जो बच्चे वो जो शिक्षा से वंचित रहते थे उनके लिए दीक्षा ऐप जैसे ऐप भी चले गए, जिसके माध्यम से देश को बहुत ज्यादा राहत मिली। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, निष्कर्ष। ये सरकार केवल तकनीक का उपयोग नहीं बल्कि सुशासन प्राप्त करने का सबसे प्रभावी हथियार है। जो आज के समय जो ई शासन है, क्या है, जो आज के समय जो ई सरकार है, ये सरकारी जो तंत्र है, ये सरकार जो तंत्र है, ये तकनीक का उपयोग नहीं होता है बल्कि सुशासन को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। जो क्या करता है आपके सामने, जो जनता के हर काम को दरवाजे तक पहुंचाने का काम करता है। समझ में आ गया। तो ये था आपके सामने यूनिट नंबर फर्स्ट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, इसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में अपन पढ़े, वो है यूनिट नंबर सेकंड का। कौन से वाला प्रश्न भाई आपके सामने,
पर्सन आपके सामने अगले वाला आपका, इससे अरे वाले से लिखेंगे भाई। सुशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या करना है आपको, जो सुशासन होता है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। क्या बताना है, सुशासन होता है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना आपको। सुशासन क्या होता है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है सुशासन। गुड गवर्नेंस का अर्थ होता है शासन की वह आदर्श व्यवस्था जिससे संसाधन का उपयोग जनता के कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी से किया जाता है। सुशासन क्या होता है, सुशासन वो तरीका होता है, एक आदर्श व्यवस्था है जिससे जो संस्थान होते हैं, क्या होते हैं, जो संस्थान होते हैं उनका उपयोग जनता के कल्याण। अरे सुशासन, सु प्लस शासन, सु मतलब अच्छा शासन, ऐसा शासन जिसमें जनता की भलाई हो। कैसा शासन, ऐसा शासन जिसमें जनता की भलाई हो, उसको क्या कहा जाता है, गुड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, गुड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। ऐसी सरकारी काम, ऐसी सरकारी तंत्र, ऐसी सरकार जो जनता के लिए नीतियां बनाती है, जनता के लिए भलाई के लिए काम करती है, उसी को सुशासन कहा जाता है। जहां कोई भी काम पूरी ईमानदारी के साथ हो, पूरी दक्षता के साथ और समानता के साथ किया जाए। क्या किया जाए, कोई भी काम हो रहा है वो पूरी ईमानदारी के साथ हो रहा है, दक्षता के समानता के साथ हो रहा है, उसी को सुशासन के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुशासन की 8 परिभाषाएं बताई हैं। अब सुशासन तो आप जान गए कि ऐसा शासन जिसमें जनता की भलाई हो, ईमानदारी के साथ काम हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, पूरी एफिशिएंसी के साथ हो, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, समानता, जो जनता का काम हो रहा है उसमें समानता देखने को मिले, सारी की सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन सुशासन की परिभाषा क्या होती है, ये किसके द्वारा बताई गई है, विश्व बैंक और यूएन के द्वारा आपके सामने क्या 8 विशेषताएं बताई गई। क्या बताई गई, 8 मुख्य प्रकार की विशेषताएं बताई गई सुशासन की। पहली आपके सामने परिभाषा की बात करूं, पहली है भागीदारी। क्या है पहली परिभाषा, क्या आपके सामने, भागीदारी पहली परिभाषा है। पार्टिसिपेशन, शासन में पुरुषों व महिलाओं की समान भागीदारी होनी चाहिए। मतलब कोई भी सरकारी तंत्र है, क्या है, कोई भी सरकारी तंत्र है उसमें चाहे पुरुष हो गया चाहे महिला हो गया, दोनों के दोनों को आपके सामने क्या शासन में भागीदारी, सरकार चाहे सरकार बनाने में, वोट देने में, चाहे आपके सामने सरकारी में जो वहां पर जो नेता है, एमएलए एमपी हो गए, प्रधान हो गई, चाहे सरपंच हो गए, उसमें महिलाएं होनी चाहिए। कोई योजना बनाई जा रही है उसमें महिलाओं पुरुषों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए या फिर महिलाओं को ज्यादा मिलना चाहिए, इस प्रकार की भागीदारी देखने को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि महिलाएं हैं वो आपके सामने भागीदारी में बिल्कुल हिस्सा भी नहीं ले रही, चाहे वे सीधे तौर पे हो या वैध तरीके से, जैसे पंचायत के माध्यम से। किसी ना किसी तरीके से आपको क्या करना है, पुरुषों और महिलाओं को क्या करना है, पुरुषों और महिलाओं को शासन में बराबरी का हिस्सा दिलाना है। क्या करना है, पुरुषों और महिलाओं को शासन में बराबरी का हिस्सा दिलाना है। चाहे तो आप सीधे तौर पर दिला पाओ तो आपकी बहुत मर्जी है, वरना आपके सामने अलग अलग प्रकार की संस्थाएं होती हैं, उसके माध्यम से आप दिला पाओ। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन क्या कहता है, सुशासन में स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। अगर सुशासन की अगर सबसे प्रमुख परिभाषा है तो वह यही है कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है, जो जनता का जो आपके सामने हक में फैसला होना चाहिए, किसके, स्वतंत्र तरीके से। कोई भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी, कोई अमीर व्यक्ति हो गया, कोई बाहरी दबाव हो गया, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के खिलाफ अन्याय हो रहा है, क्या हो रहा है, जिस व्यक्ति के खिलाफ अन्याय हो रहा है उस व्यक्ति को न्याय मिले। क्या मिले भाई, उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, है ना। निष्पक्ष पुलिस बल, जो पुलिस है वो सरकार के दबाव में काम ना करे, जनता के लिए काम करे, है ना, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना करे, निष्पक्ष पुलिस बल होना चाहिए। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, मानव अधिकारों की पूर्ण रक्षा होनी चाहिए। कानून है ना, ना तो कोई एक व्यक्ति का है, ना कोई सरकार का है, ना किसी पद का है, सबके लिए सम्मान है। चाहे भारतीय लोकतंत्र में यही कहा गया है संविधान में कि चाहे आप राष्ट्रपति हो और चाहे आपके सामने आप एक आम नागरिक हो, क्या हो, आप एक आम नागरिक हो, सबके लिए आपके सामने क्या है, जो मानव अधिकार है वो आपके सामने, जो कानून है, सॉरी, जो कानून है वो सभी लोगों के लिए समान है। और मानव अधिकार क्या होते हैं, जो मनुष्य के जो अधिकार होते हैं वो सब के सब आपके सामने सभी के लिए पूर्ण, सभी के लिए समान होने चाहिए। अगले वाला पॉइंट है पारदर्शिता। निर्णय लेने की प्रक्रिया वो उसे जो लागू करने का तरीका गुप्त तरीके से होना चाहिए। कोई भी जो डिसीजन ले रहे हैं, क्या लिए जा रहे हैं, कोई भी जो निर्णय लिया जा रहा है की प्रक्रिया और उसे लागू करने का तरीका गुप्त होना चाहिए। जैसे कोई बजट हो गया, कोई नीतियां हो गया, वो आपके सामने, सॉरी, गुप्त तरीके से नहीं होनी चाहिए। सरकार ने पैसा लगा दिया, आपको कोई किसी ऐसी कंपनी को आपके सामने टेंडर दे दिया जो पहले भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसी कंपनी को आपके सामने टेंडर दिया गया जिसने 3 बार आपके सामने क्या किया है, पुल बनाया और तीनों बार वो गिर गया,
गुप्त तरीके से काम हो रहा है तभी भ्रष्टाचार होगा। तो कोई भी काम हो रहा है ना, वो ऑनलाइन पोर्टलों पर होना चाहिए। कोई भी सरकार काम करे, कोई भी तरीके से वो गुप्त तरीके से नहीं होना चाहिए। वो जैसे कोई बजट कर रही है, कोई नीतियों का निर्माण कर रही है, वो आम जनता को पता होना चाहिए उसके बारे में। क्या होना चाहिए? आम जनता को पता होना चाहिए, और मीडिया में भी वो चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मीडिया में भी वो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। तो यही है आपके सामने जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, उसमें आम जनता की हिस्सेदारी होनी चाहिए। मीडिया भी स्वतंत्र रूप से काम करनी चाहिए। मीडिया ऐसे नहीं कि सरकार जो बोल रही है, सरकार ने उनको लिख कर दिया वही बोल रही है। जनता का जो आवाज है, नीचे जो कमियां हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रही है, सरकार की जो कमियां है उसको छुपा रही है, उसको जनता के सामने नहीं रख रही है। इस प्रकार की मीडिया है वो नहीं होनी चाहिए। कैसी मीडिया होनी चाहिए? निष्पक्ष मीडिया होनी जरूरी है। समझ में आ गया? और जैसे सूचना का अधिकार दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया है, जो सरकारी तंत्र में जो आपके सामने गुप्त गोपनीय चीजें हुआ करती थी, कोई भी चीज होती थी आप पूछने जाते थे अधिकारी से, वो क्या कहता था? मेरे पास तो उस व्यक्ति से पूछो, मेरे को तो पता ही नहीं है। या फिर ऐसे कह देते, ये गोपनीय सूचना, इसको हम बता नहीं सकते, है ना। तो इस प्रकार से क्या अपने भ्रष्टाचार को छिपा देते थे। लेकिन आरटीआई एक्ट है वो इससे अपने को फायदा देता है। संवेदनशीलता व उत्तरदायित्व। सरकारी संस्थाओं और प्रक्रियाओं को एक उचित सीमा टाइम फ्रेम के भीतर सभी हितधारकों की सेवा व शिकायतों का समाधान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनको जो जो प्रक्रिया चल रही है उनको उचित समय में, जितना जो टाइम है, जैसे कि भाई कोई भी काम है, जैसे आप क्या गए, आपको जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तो वो 3 दिन में बन जाएगा। कितने दिन में बन जाएगा? 3 दिन में बन जाएगा। इस प्रकार से टाइम फ्रेम होना चाहिए। कोई भी काम हो रहा है, आप किसी भी कोई कहीं पर भी गए, कोई भी सरकारी विभाग में गए, उनको ये बताना चाहिए कि हम आपका ये काम है ना, ये 5 दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, 20 दिन में कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे, इसके बारे में आपको एक टाइम फ्रेम है वो देना जरूरी है। इससे क्या होता है? जनता है उसका काम जल्दी होता है, अधिकारी होते हैं वो भी सजग रहते हैं अपने काम के प्रति, है ना। और जो व्यक्ति हैं जिनको जरूरत है, जिनको समय पर जो चीजें मिलनी चाहिए, वो चीजें समय पर भी मिल पाती हैं। तो सरकारी संस्थाओं प्रक्रियाओं को एक टाइम फ्रेम में बाउंड करना जरूरी होता है कि इतने समय में आपको ये चीजें वो मिल जाएगी। सभी हितधारकों को आपके सामने क्या सेवाओं को व शिकायतों का समाधान करना चाहिए कि भाई अगर पुलिस में कोई शिकायत हो रही है तो उसको बता देना कि भाई 10 दिन में पकड़ेंगे, 5 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, कितने दिन में लोगों को पकड़ेंगे, इसके बारे में आपको बताना जरूरी होता है। सहमति उन्मुख कॉन्शियस ओरिएंटेड। समाज में कई अलग अलग हित होते हैं। सुशासन विभिन्न हितों के मध्यस्थता करता है। समाज में क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के लोगों के हित होते हैं, है ना। सभी चाहे जाति के आधार पे, संस्कृति के आधार पे बहुत से चीजों से लोग जुड़े रहते हैं। जैसे समाज में SC ST वर्ग है, समाज में क्या है? SC ST वर्ग है, उसके लिए सरकार क्या है? उनको स्पेशल बेनिफिट देती है। चाहे छात्रवृत्ति देना हो गया, चाहे उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देना हो गया, चाहे कोई भी नीति होगी उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। क्यों? क्योंकि वो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। क्या है? सामाजिक रूप से वो लोग पिछड़े हैं। उनको समाज में आपके सामने काफी दिनों से उनको इतना पिछड़ गए थे कि भाई वो समाज के बराबरी का हिस्सा नहीं माना गया था उनको। तो इसीलिए समाज में जो अलग अलग प्रकार के हित होते हैं उनको भी ध्यान रखना जरूरी होता है। जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए सरकार को अलग अलग प्रकार की नीतियां बनाना जरूरी होता है। और समाज कोई भी काम करे उसको इस तरीके से करें कि समाज के जो एक तबके के भलाई करने के चक्कर में दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? दूसरे का भी आपके सामने फायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का काम करना चाहिए। सरकार सभी समाजों को बराबर लेकर चले। क्या करे? सरकार है वो सभी समाजों को बराबर लेकर चलने का काम करे। चलिए अगले वाला पॉइंट है समानता व समावेशिता। समानता व समावेशिता क्या होती है? इक्विटी एंड इंक्लूजनेस। समाज के सभी सदस्यों, विशेषकर सबसे कमजोर और हाशिए में रहने वाले वर्गों को यह महसूस होना चाहिए कि मुख्य धारा का विकास में उनका भी हिस्सा है। क्या है? समाज में जो सभी सदस्य होते हैं, चाहे सबसे कमजोर व्यक्ति हो गए और चाहे सबसे गरीब, क्या हो गया? चाहे समाज का जो सबसे, चाहे कोई गरीब तबका हो गया, चाहे समाज का सबसे, चाहे कोई गरीब तबका हो गया, या आपके सामने जो SC ST के जो समाज में जो दलित वर्ग होता है, SC ST के लोग रहते हैं, उन सभी लोगों के लिए सरकार को क्या है? एक्स्ट्रा नीतियों का निर्माण करना चाहिए। जो BPL होते हैं, जिन लोगों के पास क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब लोग होते हैं, BPL के लिए सरकार विशेष प्रकार की योजना लेकर आती है। तो इसीलिए समाज के जो कमजोर और जो हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए सरकार को स्पेशल सेवाएं भी चालू करनी चाहिए। प्रभावशीलता और दक्षता। सुशासन का अर्थ होता है सरकारी प्रक्रिया न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम परिणाम दे। मतलब क्या होना चाहिए? प्रभावशाली भी। सरकारी तंत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो इस तरीके से काम करें भाई आपके सामने कि कम से कम चीजों का, कम से कम पैसों का, कम से कम संसाधनों का
संसाधन भाई पैसे नहीं होते हैं, संसाधनों का अर्थ लोग भी होते हैं। जैसे कोई भी काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है ना, तो कोशिश की जाए भाई आपके सामने 7 लोग ना लगे, 5 लोग ही उस काम को कर सके। समझ में आ गया? क्यों? उसमें 2 लोगों का एक्स्ट्रा वेतन लग रहा है, उनका टाइम खराब हो रहा है, वो और कुछ कर सकते थे। इस प्रकार की चीजें नहीं हो, कम से कम आपके सामने समय में अधिक से अधिक परिणाम दे सके, इस प्रकार की प्रभावशालीता और दक्षता होनी भी चाहिए, जिससे क्या है, सतत विकास होता है, पर्यावरण का भी और लोगों का भी। अगले वाला पॉइंट है जवाबदेही। क्या है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या कहती है? यह सुशासन की सबसे बड़ी शर्त होती है। सरकारी संस्थाएं नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में भी नागरिक समाज एनजीओ को जनता के हितधारकों को जवाबदेही होनी चाहिए। मतलब सरकार है ना, कोई भी काम करे ना, वो भाई आपके सामने क्या है, सरकार ने अगर कोई नीति लागू की, अगर वो जनता को पसंद नहीं आ रही है तो सरकार को उसको बदलाव भी करना चाहिए। समझ में आ गई? छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, वो अधिकारी पंचायती राज के विभाग के अधिकारी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, सरकार है ना उनको तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करे। समझ में? सड़क अच्छी नहीं बन रही है, ठेकेदार का ठेका वो रद्द किया जाए। तो इस प्रकार से जो आपके सामने क्या है, हितधारकों के प्रति जवाबदेही होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। निष्कर्ष, ये 8 विशेषताएं ऐसी पारदर्शी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाती हैं। कोई भी समाज है, कोई भी सरकारी तंत्र है, वो भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा, उसको बनाने के लिए 8 विशेषताएं होनी जरूरी है। लोकतंत्र को सही मायने में काम करती है, जो जितनी भी जो 8 परिभाषाएं दी है, ये लोकतंत्र को सही तरीके से काम करती हैं और व्यक्ति का विकास करती हैं। क्या करती हैं? कोई भी व्यक्ति होता है उसका सही मायने में विकास करने का काम करती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भाई, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर दो भाई। सब्सक्राइब कब करोगे बाद में आप, है ना? ये भाई आपकी थोड़ी सी कमी है भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, लगभग % मेरे पढ़ाए हुए से भी आ जाते हैं, है ना? आपको फ्री में नोट दे रहा हूँ, फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फ्री में क्लासेस ला रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, और आपको काम सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने का, आप करते नहीं हो। बता दबा दो 30,000 सब्सक्राइबर में 1,000 सब्सक्राइबरों की कमी है, कोई आपके लिए बड़ी बात है नहीं, एक दिन में कर सकते हो। जो वीडियो देख रहे हो ना, अगर मैंने जो वीडियो देख रहा आप तूने सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, कर दे, है ना? बहुत जरूरी है। ऐसी क्लासेस कोई नहीं लेके आता है ई गवर्नेंस जैसे टॉपिकों की, और लेकर आते हैं वो अच्छे से समझाते नहीं है। एक एक चीज भी उदाहरण के साथ समझाता हूँ। ई शासन में विभिन्न प्रकार की अंत्य क्रियाएं जैसे G2G, G2C, G2B, G2E क्या होती हैं, इसके बारे में समझाइए। मतलब सरकार को या ई शासन को, ई गवर्नेंस चलाने के जो ई गवर्नेंस होता है, क्या होता है आपके सामने, ई गवर्नेंस होता है, उसको चलाने के अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। G2G, G2C, G2B और G2E जैसी आपके सामने कुछ चीजें होती हैं। ये किस तरीके से काम करती हैं उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। चलिए, ये शासन केवल सरकार और जनता के बीच में संबंध नहीं है, बल्कि ये शासन प्रणाली के हर हिस्से को डिजिटल रूप से जोड़ता है। क्या करता है? ई गवर्नेंस है ना, ये सिर्फ सरकार और जनता के बीच में काम नहीं करता है। क्या काम नहीं करता है? जो ई गवर्नेंस होता है ना, ये सिर्फ सरकार और जनता के बीच में ही काम नहीं करता है, बल्कि शासन प्रणाली को डिजिटल तरीके से भी जोड़ता है। क्या करता है? जो सरकारी तंत्र है, क्या है, जो सरकारी तंत्र है उसको डिजिटल तरीके से भी जोड़ने का काम करता है। और सरकारी तंत्र किस तरीके से डिजिटल तरीके से जुड़ा होता है उसको समझने के लिए 4 तरीके हैं। क्या है? मुख्य तरीके से 4 तरीके होते हैं, उन 4 तरीकों को अपन विस्तार से समझेंगे भाई। पहला होता है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से नागरिक। मतलब इस प्रकार की शासन प्रणालियां जिसमें सरकार जो जनता है, प्रजा है, उसके लिए क्या है, नीतियां बना रही है, उसमें जनता का फायदा हो रहा है, उसको G2C कहा जाता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्या है इसका अर्थ? है ये सरकार को आम जनता के बीच में सीधा संवाद है। क्या है? सरकार और आम जनता है, उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो। क्या हो? डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने? G2C कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को घर बैठे तेजी से सुविधा प्रदान करना है। जिसका उद्देश्य क्या है? जो इतने भी जो नागरिक है उनको घर बैठे आपके सामने क्या करें? तेजी से सेवाएं मिले। क्या मिले? तेजी से उन सभी लोगों को सेवाएं मिले। आपके सामने किसका काम है? G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन का काम है। समझ में आ गया? जैसे कि ऑनलाइन राशन कार्ड, पासवर्ड बनाना, जमीन के रिकॉर्ड, कि कोई भी काम जो सरकारी पोर्टल पे आपके जितने छात्रवृत्ति है वो भी इसमें आती है ना? ऑनलाइन राशन कार्ड बनाना है वो भी इसमें आता है, आधार कार्ड में अपडेट कराना वो भी इसमें आता है, जन आधार कार्ड में बना दिया वो भी इसमें आता है, पासवर्ड बनाना हो ऑनलाइन गए आपने सीधा ना, आप सरकार के लिए जो काम करवाना वो आप करवा सकते हो। उसको G2C के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? G2C के नाम से जाना जाता है। आप क्या कर सकते हो? कोई इनकम टैक्स भरना हो गया, किसी का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र
पत्र हो गया, जितने भी सरकारी काम जो पोर्टल पे जाकर करते हो, कोई फॉर्म भरकर करते हो ना, वो सीधे G2C का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? G2C का हिस्सा होते हैं। अगले वाला है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस क्या होता है? यह सरकार और निजी व्यापारियों के बीच में डिजिटल संबंध है। मतलब जितने भी प्रकार के आपके सामने जो सरकार है और जो निजी व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके बीच में आपस में जो आपके सामने उनके व्यापार को सही बनाने के लिए, उनका व्यापार सुगम हो, अच्छे से लोग व्यापार कर सके, उसी के लिए जो काम किया जाता है उसको गवर्नमेंट टू बिजनेस के नाम से जाना जाता है। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, इसका मुख्य काम क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और लाल फीताशाही को काम करना। क्या कम करना? लाल फीताशाही होता है, जो सरकारी तंत्र होता है ना, उसको कम करना, कि सरकारी लोग आपके सामने अब भागे जा रहे हैं काम को, उनके पीछे आपके सामने लोग हैं, उस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई भी आपके सामने जो कोई भी एक छोटा सा व्यापार खोलने के लिए 10 प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, उस प्रकार की चीजें नहीं होना, है ना। इनकम टैक्स भरने के लिए, जीएसटी भरने के लिए बार बार उनके कार्यालय के चक्कर काटने हैं, वो सब चीजें नहीं होना। अगर ये सब चीजें नहीं होगा ना, तो सामने वाला व्यक्ति है ना, जो व्यापारी है, क्या है, जो व्यापारी वो अपना बिजनेस करेगा, ये सरकारी तंत्र या सरकारी अधिकारियों के आगे पीछे करेगा तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा? तो इसीलिए लोगों का व्यापार वो अच्छे से चल सके, इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक एक विचारधारा लेकर आई गई, जिसमें क्या था? सरकारी काम को ऑनलाइन कर दिया गया। जितने भी काम होते हैं वो ऑनलाइन तरीके से कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो एमसीए पोर्टल पे, ऑनलाइन टेंडर भरना, आपको कोई ठेका चाहिए, अब आपको सरकारी कार्यालय में नहीं जाना है, ऑनलाइन टेंडर भरो, तुरंत आपको जिसका कम बिड होगी उसको मिल जाएगा, इससे भ्रष्टाचार भी नहीं होता है। जीएसटी भरना हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स वो ऑनलाइन भुगतान करना हो गया, सब के सब किसके उदाहरण है? G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस के उदाहरण होते हैं। समझ में आ गया? चाहे ऑनलाइन को रजिस्ट्रेशन करना हो गया, ऑनलाइन टेंडर भरना हो गया, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, सब के सब इसी के उदाहरण होते हैं। अगले वाला, सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसका अर्थ होता है सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग या केंद्र सरकार का राज्य स्थानीय सरकारों को डिजिटली रूप से जोड़ना। क्या होता है? G2G का अर्थ होता है गवर्नमेंट के एक विभाग दूसरे विभाग से जुड़े रहना। उच्च अधिकारियों का, जो नीचे वाले अधिकारियों का आदेश है ना, ऑनलाइन तरीके से देना। जैसे आपके प्रैक्टिकल कराने हैं तो आपके एमडीसी यूनिवर्सिटी है ना, वो नोटिस कहां पर डाल देगी भाई? आपके सामने पोर्टल पे डाल देगी, अपनी जो वेबसाइट उस पर डाल देगी, सारे कॉलेज वाले उसको डाउनलोड कर लेंगे भाई किस किस तरीके से करना। समझ में आ गया? या फिर स्वास्थ्य विभाग को आपके सामने कोई शिक्षकों से कोई काम करवाना है, या फिर जो बच्चे होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो टीचिंग कभी जांच कराई जाती है, तो उसको उसके बारे में अगर आपको बताना है, तो शिक्षा विभाग को अगर निर्देश जारी करने हैं तो सरकार कैसे करेगी? उनके पोर्टल पे डाल देगी। या जो सरला दर्पण एक प्रमुख उदाहरण है, किसका? आपके सामने सरकारी तंत्र का। SSOID एक प्रमुख उदाहरण है, जिससे क्या कर सकते हो आप? जो स्थानीय सरकारों को डिजिटली रूप से जुड़ना होता है, जिससे फाइलों का काम तेजी से होता है। क्या होता है? एक को कोई भी काम, किसी का कोई टेंडर का पैसा रुक रहा है, वो मिल जाएगा, उससे आसानी से कोई भी काम हो जाते हैं। जैसे ई ऑफिस ऐप हो गया, पुलिस प्रणाली के लिए CCTNS जैसे ऐप हो गए, जिससे पूरे देश में पुलिस स्टेशन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे क्या हो गया, हैदराबाद में कोई क्या है, आपके सामने कोई एक अपराधी है, उसको हैदराबाद में पकड़ा गया है ना, जिसपे पुलिस केस कहां पर? आपके सामने जयपुर में है, तो वो हैदराबाद वाले तुरंत बता देंगे, जयपुर वालों के पास ईमेल डाल देंगे कि भाई, या फिर उस पोर्टल पे बता देंगे कि भाई आपके सामने ये व्यक्ति यहाँ पर रहता है। या हैदराबाद का, या फिर कोई समझ लो कोई आपके सामने कोई अजमेर का कोई व्यक्ति है ना, वो जयपुर में रहता है और उसने अपराध कर दिया, है ना, उसको, और वो क्या है, अजमेर में जाकर छुप गया, तो उसको बता दिया जाएगा कि जो जयपुर पुलिस है वो बता दी कि अजमेर में वहां पर वो व्यक्ति छुपा हुआ है, हमको सूचना मिली, आप वहां से जाकर पकड़ सकते हो। और स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम, ये कुछ आपके सामने इसके उदाहरण है। G2E, सरकार से सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। यह सरकार और उनके कर्मचारियों के बीच में सीधा संबंध होता है। जो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं उनके बीच में, और जो सरकार होती है उनके बीच में जो सीधा संबंध होता है, उसको गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य सरकार के काम को आसान बनाना, वो प्रशासन में कुशलता लाना, कि सरकारी काम है वो अच्छे से हो, कर्मचारी है वो और अच्छे से काम कर सके, इसीलिए उनको कराया जाता है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन छुट्टी के लिए आपके सामने आवेदन करना, HMRS पोर्टल हो गया, ई पैरोल हो गया, जैसी चीजें आपके सामने सरकारी कर्मचारियों को क्या करती हैं? आपके सामने और आसान बना देती हैं कोई भी काम को करने के लिए। तो बायोमेट्रिक की जाती है, कोई भी अधिकारी आ रहा है उसका बायोमेट्रिक हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा। उपस्थिति के लिए सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन छुट्टी देनी है, तो अधिकारियों कर्मचारियों को उनके बड़े अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने हैं, सीधा आपके सामने पोर्टल पे लगा दो, छुट्टी मिल जाएगी। ई पैरोल, कोई भी व्यक्ति को अगर आपके सामने पैरोल चाहिए तो वो लगा सकता है, और अगर उसको जो पैसे आता है वो भी सीधा सीधा खाते में आ जाता है।
ये चारों अंत क्रिया बनाकर ई शासन को और मजबूत बनाती है। क्या करती है ये सारे का सारा जो सिस्टम जो मैंने बताया E2E, E2B, E2C, ये सब की सब चीजें क्या करती हैं, जो शासन होता है, जो शासन की जो प्रणालियां होती है उसको और मजबूत बनाने का काम करती है, जिससे सरकारी कार्यालय में काम होते हैं वो तेजी से होते हैं, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होते हैं। तो ये पेपर था आपका ई गवर्नेंस का, मैंने पूरा का पूरा पढ़ा दिया। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।